हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं भारती टंडन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी साइंस। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लेने जा रहे हैं। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थों में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन भौतिक या रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ प्रेजेंट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कुछ एक अभिक्रियाओं की वजह से होते हैं और वो अभिक्रियाएं या तो भौतिक या फिर रासायनिक होती हैं। अब ये भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, आइए अब इसको हम समझते हैं। भौतिक अभिक्रिया, फिजिकल रिएक्शंस। भौतिक अभिक्रिया में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे कि उसकी अवस्था, आकृति, रूप, रंग आदि में, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उसके केमिकल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। अगर हम फिजिकल अभिक्रिया में जो भी परिवर्तन कारण बन रहा है उसे अगर हम हटा दें तो हमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। भौतिक अभिक्रिया के गुण क्या क्या हैं? पदार्थ के केवल भौतिक गुण तथा अवस्था, रंग, रूप, आकृति आदि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उससे भौतिक अभिक्रिया को समझते हैं। पहला है बर्फ को गर्म करने पर जल में बदलना। अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो जल में बदल जाता है और उसी जल को जब हम फ्रीज करते हैं तो फिर से हमें बर्फ मिल जाती है। गर्म करने पर धातु में विस्तार होना, नमक का पानी में विलय और लोहे का चुंबक बनना। लोहे को हम कुछ समय के लिए चुंबक बना सकते हैं, लेकिन वो चीज परमानेंट नहीं होता है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो फिजिकल रिएक्शंस को बताते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नए पदार्थ बनते हैं। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं और नए पदार्थों का निर्माण होता है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें रासायनिक गुणों और संगठनों में परिवर्तन होता है और अगर हम परिवर्तन का कारण हटा भी दें तो भी हमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, नए पदार्थ वहां पे बनते हैं। उदाहरण के लिए कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर हम कोयले को जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। दूध से दही का बनना, भोजन का पचना, लोहे पर जंग लग जाना, मैग्नीशियम फीते का जलना, श्वसन, रेस्पिरेशन, बनी हुई सब्जी का खराब हो जाना, ये जितने भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सभी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या हैं? तो सबसे पहला है कि इस अभिक्रिया में पदार्थों के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है। दूसरा, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। यह परिवर्तन स्थायी, परमानेंट होते हैं, उन्हें आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये कुछ एक गुण थे जो रासायनिक अभिक्रिया के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण्स क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रासायनिक अभिक्रिया का वो है गैस का उत्सर्जन। अगर किसी अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। रंग में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या तापमान में परिवर्तन हो रहा है या अपक्षेप का निर्माण, पीपीटी का निर्माण हो रहा है, तो वो सारे जो भी अभिक्रियाएं होंगी वो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं। पहला है अभिकारक, रिएक्टेंट, दूसरा उत्पाद, प्रोडक्ट। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिलता है। अब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो अभिकारक हैं और उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं। एरो के दूसरी तरफ हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिल रहा है, तो वो उत्पाद हैं और उन्हें हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। आपके बुक में रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनमें से कुछ एक उदाहरण आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला उदाहरण है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करते हैं तो हमें वाइट कलर का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में मिलता है। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें बर्नल की हेल्प से हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं और जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो हमें वॉच ग्लास में वाइट कलर का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो अभिकारक हैं वो मैग्नीशियम और वायु है, लेकिन हमें उत्पाद में नया प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो इस अभिक्रिया में आपने एक रासायनिक अभिक्रिया को देखा। दूसरा एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड की अभिक्रिया है। जब हम लेड नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडाइड में मिक्स करते हैं तो हमें लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट मिलता है। जो लेड नाइट्रेट होता है वो एक कलरलेस रंगहीन सॉल्यूशन होता है और पोटाशियम आयोडाइड भी कलरलेस सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब आप इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो हमें लेड आयोडाइड मिलता है, जिसमें येलो कलर के पीपीटी मिलते हैं और साथ में पोटाशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो भी अभिकारक यहाँ पे प्रेजेंट थे उनके जो भी गुण थे वो अलग थे और हमें जो उत्पाद में पदार्थ मिल रहे हैं उनके गुण अलग हैं। तीसरा एग्जाम्पल दानेदार जस्ते जिंक ग्रैन्यूल्स पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट H2SO4 की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण है। जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है और साथ में वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। अब आप इस फिगर में देख रहे हैं हमने क्या किया है, एक कोनिकल फ्लास्क लिया है और उसमें कुछ एक जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को भी वहाँ पे उसमें डाल दिया गया है। अब यहाँ पे आपको एक कांच की नली दिख रही है और कोट के साथ हमने उसको अटैच्ड करके रखा है। अब जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे गैस का उत्सर्जन होता है और वो जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो इस अभिक्रिया में भी हमारे पास जो अभिकारक हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण अलग हैं और जो भी अभिक्रिया होने के बाद हमें उत्पाद मिल रहा है उसके गुण और प्रॉपर्टीज अलग हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न तत्वों को उनके शब्दों की अपेक्षा संक्षिप्त रूप से रासायनिक सूत्रों, केमिकल फॉर्मूलों में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं तो हम उन तत्वों को उनके शब्दों की जगह उनके रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूले में अगर लिखते हैं तो उसे हम एक रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है, 2Zn प्लस 2H2SO4 गिव्स 2ZnSO4 प्लस 2H2। यहाँ पे जिंक के लिए हमने Zn लिया है और सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए H2SO4 का यूज़ किया है और जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4 का यूज़ किया है और हाइड्रोजन के लिए H2 का यूज़ किया है। तो इससे हम बड़ी इजीली ढंग से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ एक नियम होते हैं। नियम नंबर 1, अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। जो भी अभिकारक होते हैं जो उस अभिक्रिया में अपना हिस्सा दे रहे हैं उन्हें हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। अगर एक ही अभिकारक है तो प्लस का साइन नहीं होगा, लेकिन अगर हम 2 या 2 से अधिक अभिकारक ले रहे हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन होगा। उसी तरह से
उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर राइट हैंड साइड लिखा जाता है। उसी तरह से दूसरी तरफ उत्पाद को हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। अगर वहाँ पे 2 या 2 से अधिक उत्पाद हमें मिलते हैं तो उनके बीच में ही हम प्लस का साइन, योग का साइन लगाते हैं। समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर, एरो का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर अभिकारक होते हैं और राइट हैंड साइड पर हमें उत्पाद मिलते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम एक एरो का निशान लगाते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अब जो तीर, जो एरो हमने यहाँ पे लगाया है, उसका जो सिरा है वो उत्पाद की तरफ होता है, जो बताता है कि वहाँ पे अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रही है। समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट को भी दर्शाना होता है। जैसे सॉलिड के लिए हम S लिखते हैं, लिक्विड के लिए हम L लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं और एक्वस के लिए AQ लिखते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो जिंक है वो हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है, H2SO4 डाइल्यूट सॉल्यूशन में लिया है, वो हमारे पास सॉल्यूशन के तौर पे है। ZnSO4 जो उत्पाद में हमें मिल रहा है वो सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। H2 गैस जो है वो गैस की फॉर्म में मिल रही है। तो हमने यहाँ पे जो ये S, डाइल्यूट S और G का यूज किया है वो उत्पादों और अभिकारकों की भौतिक अवस्था को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन फर्दर 2 तरह का होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण जिसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अगर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या अगर बिल्कुल समान है, एक बराबर है, तो ऐसी समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2Mg(S + O2G इट गिव्स 2MgO। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम हमने लिए हैं और हमें उत्पाद में भी 2 मिल रहे हैं। ऑक्सीजन के भी 2 एटम थे तो यहाँ पे भी 2 ही मिल रहे हैं। तो ये जो समीकरण है वो बिल्कुल ही बैलेंस्ड है, संतुलित है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम प्लस वाटर गिव्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन का 1 एटम KOH के साथ है और 2 एटम हाइड्रोजन गैस के साथ है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के उत्पाद में 3 एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के जो एटम हैं वो दोनों तरफ अनबैलेंस्ड है, बराबर नहीं है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो इन रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है? अब यहाँ पे यही क्वेश्चन अराइज होता है। प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। दैट इज मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, जिसे हम द्रव्यमान के संरक्षण के नियम भी कहते हैं, जिसमें आपने ये पढ़ा होगा कि द्रव्यमान का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही हम उसका विनाश कर सकते हैं। दैट इज मास जो होता है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ का जो द्रव्यमान जो है वो एक जैसा होना चाहिए, और ये तभी संभव है अगर दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। और ये कंडीशन तब आती है जब दोनों तरफ के तत्वों के जो परमाणु होंगे उनकी संख्या बराबर होगी। अर्थात
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम किस तरह रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित कर सकते हैं, आइए अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने रासायनिक समीकरण को लिखना है। चरण 1, कंकाली रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जो हमारे पास रासायनिक समीकरण मिली है, जो अनबैलेंस्ड है, असंतुलित है, उसको हमने लिखना है और उसके चारों तरफ हमने बॉक्स बना लेने हैं, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं। अब संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन ना करें। अब कोई भी चेंज होगा तो वो इन बॉक्स के बाहर होगा, बॉक्स के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। चरण 2, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बना लीजिए। अब हमें पता है कि हमारे पास जो भी समीकरण है वो एक असंतुलित है, तो उसमें जितने भी तत्व हैं, उनके जितने भी परमाणु हैं, उनकी संख्या की हमें सूची बनानी है। अब यहाँ पे जिस तरह से ये बॉक्स बनाया गया है, आपने भी उसी तरह का एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है एलिमेंट, जो भी तत्व यहाँ पे लिए गए हैं, अभिकारकों के परमाणु की संख्या, लेफ्ट हैंड साइड पर अभिकारकों में जो भी परमाणु ले रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या जो राइट हैंड साइड पर आपको मिल रही है। अब यहाँ पे जो इस इक्वेशन में तत्व हैं वो है आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आयरन की जो अभिकारक में परमाणु की संख्या है वो है 1, जबकि उत्पाद में हमें 3 मिल रहे हैं। हाइड्रोजन का जो एटम है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर 2 मिल रहे हैं और उत्पाद में भी 2 मिल रहे हैं। ऑक्सीजन जो है हमें लेफ्ट हैंड साइड पर 1 मिल रहा है और राइट हैंड साइड पर हमें 4 मिल रहा है। चरण 3, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक हो या उत्पाद की साइड उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। इस समीकरण में Fe3O4 के O तत्व को चुनते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनना है। वो आपको अभिकारक में भी मिल सकता है या फिर उत्पाद में भी मिल सकता है। अब इस समीकरण में सबसे बड़ा जो तत्व है वो है Fe3O4 और उसमें भी O जो है उस तत्व को अब हम चुनते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि अभिकारक में O की जो संख्या थी वो 1 ही थी, लेकिन उत्पाद में हमें O की जो संख्या है वो 4 मिल रही है। तो हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को 4 के साथ मल्टीपल कर देंगे। चरण 4, Fe तथा परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, तो किसी एक तत्व को चुनकर उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। अब हम हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे। चरण 4 में हम आयरन और हाइड्रोजन को भी संतुलित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी संतुलित नहीं है। तो अब हम हाइड्रोजन परमाणु को चुनते हैं और उसे संतुलित करते हैं। अब आपके पास जो समीकरण आया है उसमें Fe का एक ही परमाणु है, लेकिन अब हाइड्रोजन के आपके पास 8 परमाणु हो गए हैं, क्योंकि 2 4 8 होते हैं, लेकिन उत्पाद में आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन के 2 ही परमाणु थे। तो अब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को 4 के साथ मल्टीपल कर देंगे। तो अब हमारे पास अभिकारक में और उत्पाद में दोनों तरफ हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो जाएंगे। चरण 5, समीकरण का तीसरा तत्व Fe को चुनकर उसे भी उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। आपने इक्वेशन में देखा है कि हमारे पास उत्पाद में Fe के 3 परमाणु की संख्या प्रेजेंट थी, लेकिन अभिकारक में हमारे पास सिर्फ एक ही Fe का परमाणु प्रेजेंट था। तो अब हम क्या करेंगे कि अभिकारक में 3 से Fe को गुणा कर देंगे, तो हमारे पास Fe की जो संख्या होगी अभिकारक और उत्पाद में बराबर हो जाएगी। चरण 6, संतुलित समीकरण की जांच के लिए दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या का परिकलन कीजिए। अब जो भी इक्वेशन हमारे पास बनी है, अब हमने उसकी परमाणु की संख्याओं का फिर से एक बार जांच करनी है। हम एलिमेंट्स लिखेंगे, अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड पर और उत्पाद राइट हैंड साइड पर कितने परमाणु प्रेजेंट है उनकी संख्या को लिखेंगे।
जैसे यहाँ पे आयरन की जो संख्या है वो अभिकारक में 3 है, उसी तरह से उत्पाद में भी हमें 3 ही मिल रही हैं। आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे Fe की जो संख्या है वो 3 है और उत्पाद में भी Fe की संख्या 3 है। उसी तरह ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं और प्रोडक्ट में भी 4 हैं। अगर आप समीकरण में देखते हैं तो अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 4 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है। हाइड्रोजन जो है वो अभिकारक में 8 है और उत्पाद में भी 8 है। अगर आप हाइड्रोजन को अभिकारक में देखते हैं तो 2 4 जा 8 यहाँ पे प्रेजेंट है और उत्पाद में भी 2 4 जा 8 आपको हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये समीकरण जो है वो बिल्कुल संतुलित है। चरण 7, भौतिक अवस्था के संकेत लिखिए। अब जो आपके पास संतुलित समीकरण प्रेजेंट है, हमें उसकी भौतिक अवस्था के संकेत भी लिखने जरूरी होते हैं। जो आयरन आप यहाँ पे यूज कर रहे थे वो सॉलिड फॉर्म में था और वाटर के साथ हम इसको रिएक्ट कर रहे थे तो वाटर लिक्विड फॉर्म में था, तो उसका L लग जाएगा। जो आपको उत्पाद में एरो के बाद पदार्थ मिल रहा है वो फेरिस ऑक्साइड था जो कि सॉलिड फॉर्म में आपको मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। तो इस तरह से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित किस तरह करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।